So today's topic is leprosy. In 31st December 2005, it was eliminated as a public health problem. Eliminated matlab prevalence was less than 1 per 10,000 population. Okay. The incubation period is quite long, that is 2 to 5 years. Now it was a chronic infectious spread हो सकता है कैसे रेस्पिरेटरी पोर्टल से ग्रैनुलोमैटस डिजीज ओके नाउ किसको लेप्रेसी होगा किसको नहीं होगा ये हमें पता चलता है उसके CMI से दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से नाउ जिसका हाई CMI है उसको ट्यूबरकुलोइड डिजीज होगा एंड जिसका लो CMI है उसको लेप्रोमैटस डिजीज होगा एक्सीलेंट CMI 95% पीपल में होता है सो उनको डिजीज नहीं होगा नाउ किसी किसी में CMI डिटरमाइन नहीं किया गया है तो उसमें हमको एक वेरिएंट मिलेगा दैट इज द इनडिटर्मिनेट हैंसेन्स डिजीज ये सेल्फ हीलिंग होता है 80% केसेस में बाकी प्रोग्रेस करते हैं to form a determinate Hansen disease. Now, how to differentiate between tuberculoid and lepromatous disease? Now, tuberculoid में एक ग्रैनुलोमा मिलेगा, SSS में कोई ज़्यादा बैसिलस नहीं मिलेगा, स्किन लेजन्स बहुत ही कम होंगे. नाउ नर्व इन्वॉल्वमेंट काफ़ी जल्दी होगा एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू सेल्फ हीलिंग. नाउ इन लेप्रोमैटिस देर इज लेट नर्व इन्वॉल्वमेंट सेल्फ हीलिंग तो बिल्कुल नहीं होगा प्रोग्रेसिव होगा इनफैक्ट सिस्टमिक फीचर्स भी हो सकते हैं एंड बैसिलरी काउंट बहुत ज़्यादा होगा एंड देर इज नो एपिथेलॉइड सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड देर इज मेनी लेजन्स तो जस्ट ऑपोजिट होगा ठीक है तो जस्ट रिमेंबर कि इसमें मेनी लेजन्स है एंड इसमें ट्यूबरकुलोइड ग्रैनुलोमा होगा नर्व इन्वॉल्वमेंट इसमें जल्दी होता है. क्लासिफिकेशन 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है एक है रिडली जोपलिन क्लासिफिकेशन जो कि बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड है रिसर्च ओरिएंटेड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरियाज लाइक क्लिनिकल फीचर्स हिस्टोपैथोलॉजी स्लिट स्किन स्मीयर एंड लेप्रोमिन टेस्ट. तो इसमें 5 पोल्स है ट्यूबरकुलोइड बॉर्डरलाइन लेप्रोमैटिस एंड लेप्रोमैटिस लेप्रोसी. नाउ WHO ने क्या किया है कि ट्रीटमेंट स्पेसिफिक बनाया है कार्डिनल फीचर्स के बेसिस पे दैट इज नंबर ऑफ स्किन लेजन्स नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड स्लिट स्किन स्मेयर रिजल्ट्स. तो पॉसीबैसिलरी में अप टू 5 स्किन लेजन्स होते हैं एंड SSS इज नेगेटिव ऑन ऑल साइड्स जबकि मल्टीबैसिलरी में क्या है 6 लेजन्स और मोर नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है एंड कोई भी एक साइड में रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ लेजन्स तुम्हारा SSS पॉजिटिव है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NLAP एंड WHO क्लासिफिकेशन इज द नर्व इन्वॉल्वमेंट. यहाँ इन लोग ने 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट को पॉसीबैसिलरी बोल दिया जबकि WHO में ऑल नर्व इन्वॉल्वमेंट इज मल्टीबैसिलरी ओके बाकी सब सेम है. नाउ व्हाट इज द जनरेशन टाइम इट इज 11 to 13 days ठीक है इंक्यूबेशन पीरियड वॉज higher but generation time is different okay now what is the causative organism that is Mycobacterium leprae not only this Mycobacterium lepromatosis also ये हम बहुत बार मिस करते हैं. लोकेशन क्या है इट इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट. लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हमने 2 चीजें रखी है एक है SSS एंड हिस्टोपैथोलॉजी कंफर्मेशन के लिए है SSS से हम अपने फील्ड सेटिंग्स में काम कर लेते हैं. स्टेप्स ऑफ SSS एग्जाम में बहुत पूछता है उस टाइम नर्वसनेस में हम उसको गलत कर देते हैं. सिंपली लॉजिकल वे में सोचना है. सबसे पहले हम पेशेंट के लिए एक स्लाइड लेंगे उसको मार्क कर देंगे पेशेंट के नंबर से. देन जिस साइड से हमको SSS लेना है उसको हम क्लीन करेंगे मिथाइल अल्कोहल से उसको टाइटली पिंच करेंगे स्किन को बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर. देन हम उसको स्कैल्पल से कट करेंगे एंड फ्रैगमेंट आउट करेंगे टिश्यू और फ्लूइड को. रिमेंबर हमें ब्लड नहीं चाहिए उसका टिश्यू चाहिए. फिर इस स्मीयर को हम स्प्रेड करेंगे ग्लास स्लाइड में 8 to 10 मिलीमीटर डायमीटर में और फिर उसको फिक्स कर लेंगे ओवर द फ्लेम. देन हम उसको ZN स्टेन करेंगे कौन सा मॉडिफाइड ZN स्टेनिंग एंड कितने साइड्स चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO 1 ईयरलोब एंड 2 स्किन लेजन्स स्पेशली इन द एडवांसिंग एज. नाउ हमें इसमें 2 तरह के बैसिलाई दिखते हैं एक है लाइव बैसिलाई और एक है डेड बैसिलाई. लाइव बैसिलाई ये वाला है देखो यूनिफॉर्मली स्टेन्ड है पैरेलल एजेस है एंड राउंडेड एजेस एंड्स है जबकि डेड बैसिलाई आइदर फ्रेगमेंटेड हो सकता है या ग्रैन्युलर हो सकता है. Why is this important? बिकॉज हमें मॉर्फोलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स लगता है. Now what is बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स इट इज द टोटल नंबर ऑफ बैसिलाई सीन पर ऑयल इमर्शन फील्ड ठीक है. तो बेसिकली अपने बहुत सारे अगर फील्ड्स देखे हैं तो हम देखेंगे कि हर फील्ड में कितना बैसिलाई दिख रहा है ग्रेडिंग करेंगे उसका एंड द नंबर ऑफ प्लसेस मतलब ये 3+, 2+, 1+ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्मीयर्स वी डू इज द बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स एंड मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स. इसमें हम सारे बैसिलाई लेते हैं लाइव एंड डेड दोनों. मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स में सिर्फ लाइव बैक्टीरिया लेते हैं एंड इट इज अ परसेंटेज ठीक है एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट एफिकेसी के लिए बिकॉज विथ ट्रीटमेंट MI विल फॉल मतलब कि जो लाइव बैसिलाई था वो ऐसा दिखने लगेगा
ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइव बैसिलाई विल डिक्रीज बट BI में रिमेन सेम बिकॉज ये दोनों अल्टीमेटली बॉडी में तो रहेगा ही ना। तो ग्रेडिंग के लिए एक फंडा है, सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर कि 3+ मतलब होता है 1 to 10 पर ऑयल इमर्शन फील्ड। एग्जाम में हम लोग को सब कुछ याद नहीं रहता है, तो हमें जस्ट याद रखना है 3। वो हो गया कि एक ऑयल इमर्शन फील्ड तुमने देखा, उसमें 10 बैसिलाई तुमको मैक्सिमम दिख गए, ठीक है। नाउ अब तुमको 1+ और 2+ में ऑयल इमर्शन फील्ड्स बढ़ाने हैं। तुम 10 एक की जगह 10 ऑयल इमर्शन फील्ड देखिए, फिर 100 इज द मैक्सिमम जो तुम देखोगे। 100 में एक मिल गया देन दैट इज 1, ठीक है। 100 में एक, एंड 10 में एक, 2 मतलब एक मिल गया, 1 या 10, तो दैट इज 2+। एंड अब अगर 3+ से ज्यादा है तो बैसिलाई बढ़ाओ। तो बैसिलाई भी तुम्हें 1 to 10 मिल रहा था, इसको 100 करो, फिर 1000 करो एंड मोर देन 1000। तो फील्ड्स में हम देखेंगे अप टू 100 फील्ड्स एंड बैसिलाई में मोर देन 1000 बैसिलाई तक हम करेंगे। सो हमारा ग्रेडिंग हो जाएगा 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+। तो जस्ट रिमेंबर कि 3+ क्या है, ठीक है। 3+ के बाद तुम अगर लोअर ग्रेडिंग है तो ऑयल इमर्शन फील्ड्स बढ़ाओ, हायर ग्रेडिंग है तो बैसिलाई बढ़ाओ, ओके। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली सिंपल चीज क्या है कि TT से LL तक हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कमता है और हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स बढ़ता है। बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स बढ़ता है मतलब बोथ लाइव एंड डेड बैसिलाई, मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स मतलब सिर्फ लाइव बैसिलाई। नाउ एनिमल मॉडल कल्चर भी है कि हम इसको ऐसे तो कल्चर नहीं कर सकते बट एनिमल्स में कर सकते हैं। किसमें? फुट पैड ऑफ माइस में 6 से 9 महीना में 20 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर, तो उसमें कर सकते हैं। और ये बहुत पूछा जाता है 9 बैंडेड आर्माडीलो में। नाउ हिस्टोपैथोलॉजी में ट्यूबरकुलोइड स्पेक्ट्रम में हमें एब्सेंट ग्रैंड मिलेगा, एक बहुत अच्छा एपिथेलॉइड सेल ग्रैनुलोमा मिलेगा, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, जाइंट सेल्स मिलेंगे, नर्व्स बहुत अर्ली इन्वॉल्वमेंट होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि LL में लेट डिस्ट्रक्शन होता है। प्लाज्मा सेल्स इसमें एब्सेंट है, मैक्रोफेज एब्सेंट है, तो ये कहाँ मिलेंगे? हमें इधर मिलेंगे LL स्पेक्ट्रम में, ठीक है। दैट इज द मेन फंडा अबाउट दिस। नेक्स्ट, प्योर न्यूराइटिक हैंसन डिजीज में होता है जिसमें हमें नर्व बायोप्सी करनी पड़ती है। तो नर्व बायोप्सी में हम कौन सा नर्व चूज करेंगे? जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं या कम यूज करते हैं? ऑफकोर्स जिसको कम यूज करते हैं, सो दैट कि नर्व बायोप्सी के कारण उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अपर लिम्ब में ये पूछा जाता है रेडियल क्यूटेनियस नर्व, रेडियल साइड में जो सबसे क्यूटेनियस नर्व है वो, और लोअर लिम्ब में सुरल नर्व, बहुत बार सुना होगा सुरल नर्व। नाउ जब किसी को हैंसन डिजीज होता है तो फर्स्ट सेंसरी मॉडलिटी टू बी लॉस्ट इज द टेम्परेचर। हॉट कोल्ड डिस्क्रिमिनेशन, स्पेसिफिकली कोल्ड डिस्क्रिमिनेशन उसको नहीं समझ में आता है। नाउ कोई ऐसा जोन है हमारे बॉडी में जहाँ हैंसन नहीं होता है, तो बेसिकली बोला जाता है कि स्कैल्प, ग्रॉइन, एक्जिला एंड पेरिनियम में रिलेटिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो बेसिकली हैंसन एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम डिजीज है जहाँ एक तरफ तुमको क्रॉनिक माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि क्योरेबल है बिकॉज इट इज स्पेक्ट्रल, एंड दूसरी तरफ अगर वो बहुत लेट आया है देन इट इज डिजेबलिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ आएगा विच इज परसिस्टेंट, लाइफ लॉन्ग डिजेबिलिटी होगा, एक स्टिग्मा रह जाएगा। नहीं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमेशा नेवर फॉरगेट टू चेक द नर्व्स। बहुत वेरिड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, मैक्यूल्स हो सकता है, पैच हो सकता है, नोड्यूल्स हो सकता है, पेनलेस वुंड्स एंड बर्न्स ऑन हैंड्स एंड फीट। क्यों? क्योंकि उसको एनेस्थीसिया हो गया है। नर्व थिकनिंग पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है, एंड नर्व डैमेज हो सकता है जैसे हैंड ड्रॉप, फुट ड्रॉप, क्लॉ हैंड, आई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, नेजल म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एपिस्टैक्सिस एंड ऑल, बोनी चेंजेस भी हो सकते हैं। नाउ इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी क्या हुआ कि जब तुम्हारा CMI ने डिसाइड नहीं किया है कि हमें क्या करना है, तो इसमें तुम्हारा कोई रेज्ड लेजन नहीं होगा, इट्स अ कंप्लीटली फ्लैट लेजन। तो यही इंपॉर्टेंट है, मैक्यूल इज फ्लैट लेजन। जैसे ही इसका मार्जिन रेज होने लगेगा ये ट्यूबरकुलोइड पोल में जाएगा, और सपोज इसका नंबर रेज होने लगेगा देन इस लेप्रोमैटिस पोल में जाएगा, ठीक है। एंड लेप्रोमैटिस पोल में जो सेंट्रल एलिवेशन होता है ना, एरिथेमा होते हैं, जबकि ट्यूबरकुलोइड पेज में हाइपोपिगमेंटेशन बढ़ जाएगा, ये इल डिफाइंड लेजन्स होता है, ठीक है। अगर ये वेल डिफाइंड होने लग जाएगा तो ट्यूबरकुलोइड बन जाएगा, ठीक है। एंड लेप्रोमैटिस में अगेन इल डिफाइंड लेजन्स ही होते हैं, तो नंबर का बात किया हमने उधर, ठीक है। तो इल डिफाइंड सेंसरी लॉस का तुम नहीं बता पा रहे हो, SSS का नहीं बता पा रहे हो, सिर्फ बायोप्सी से तुम इसको कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी क्या होता है? ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी में तुम्हारा ये ऐसा दिखता है, दैट इज सॉसर राइट वे अप, तो ये जो मार्जिन है दैट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, ठीक है। और ये सेंटर जो है डिप्रेस हो गया है जस्ट लाइक अ प्लेट, ठीक है। प्लेट को इंग्लिश में सॉसर बोलते हैं। एन्यूलर लेजन होता है जैसे तुम देख रहे हो, ठीक है। एंड हाइपोपिगमेंटेड भी हो सकता है, रेडिश मैक्यूल या फिर प्लेक डिपेंडिंग ऑन द साइज, पर ज्यादा बड़ा नहीं होता है। 10 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम साइज, एंड नंबर ऑफ लेजन्स भी बहुत कम होते हैं बिकॉज हमारा इम्यूनिटी काफी अच्छा है, उसको रोक लेता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस करते हैं कि जो लेजन है, देखो यहाँ पे हेयर्स है
पर यहाँ पे नहीं है और ये रिलेटिवली ड्राई है, ठीक है, तो इसमें ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, सॉलिटरी पेरिफेरल नर्व, स्पेसिफिकली यहाँ पे सब नर्व पैल्पेट करो इसके आसपास, एंड एक्सपोज्ड एरियाज में होता है। नाउ इसके बाद आता है बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्लोइड, जिसका कि क्या है, जो वेल डिफाइंड लेजन से एक सैटेलाइट लेजन निकल गया, तो एक ही वर्ड याद रखना है बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्लोइड के लिए, दैट इज द सैटेलाइट लेजन। देन मिड बॉर्डर लाइन में बहुत सारे, एंड दिस इज द फेवरेट एमसीक्यू पॉइंट के लिए बहुत फेवरेट है, बट क्लिनिकली हमें कभी नहीं मिलता है, ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल, इसलिए ये इधर इस तरफ या इस तरफ बन जाता है, मतलब ट्यूबरक्लोइड या लेप्रोमेटिस पोल में चला जाता है। तो पहले हमने क्या बात किया था बीटी में, कि इट इज द एजेस वे स्लोपिंग अपवर्ड्स, ठीक है, बीटी में नहीं, टीटी में, बीटी में तो सैटेलाइट लेजन्स ना, इसमें क्या है, द एजेस आर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ओके, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। तो ये प्लेट को तुमने उल्टा कर दिया, तो सबसे पहले बीटी में प्लेट सीधा था, बीबी में सैटेलाइट लेजन निकला और फिर वो उल्टा हो गया प्लेट, ठीक है, और ये जो सेंटर है ना एकदम ड्रॉप करता है, जस्ट लाइक अ स्विस चीज अपियरेंस, एंड ये बॉडी में जो फैला हुआ है ना, इट्स नॉट सिमेट्रिकल, इट्स वेरी असिमेट्रिकल एंड नॉट एग्जैक्टली असिमेट्रिकल ऑल्सो, तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मैप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड इसको डायमॉर्फस लेप्रोसी भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेजेंड्स होंगे, इसको क्लिनिकली हमको मिलता ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज बॉर्डर लाइन लेप्रोमैटिस, इसमें क्या है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, ठीक है, एंड सेंट्रल इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, अभी तक हमारा सेंट्रल क्लियरिंग था, एंड बट इसमें एरियाज और एपरेंटली नॉर्मल स्किन इन बिटवीन लेजन्स मिलता है, सो इट्स नॉट एलएल। नाउ बेसिकली बीटी से डाउनग्रेड होकर ये बन सकता है, तो उसमें लार्ज मैक्यूल्स एंड प्लेक्स मिलेंगे हमें, असिमेट्रिकल नर्व थिकनिंग मिलेंगी, एंड जब तक ये एलएल में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक कोई सिस्टमिक सिम्टम्स यूजुअली नहीं होता है, तो ये बीटी से बना है और फिर एलएल तरफ बढ़ सकता है, अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो पेशेंट डाउनग्रेड करता ही जाएगा। लेप्रोमैटिस लेप्रोसी क्या होता है, सबसे खतरनाक, इंसिडियस ऑनसेट्स, टीडी डाउनहिल कोर्स, मैक्यूल्स आर इन्यूमरेबल, इल डिफाइंड, बायलैटरली सिमेट्रिकल, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, हाइपोपिगमेंटेड, एनेस्थीसिया हाउएवर उतना नहीं होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन उतना नहीं होता है, बिकॉज नर्व डैमेज इज वेरी लेट, एजेस बहुत इंडिस्टिंक्ट होते हैं, तो एजेस भी वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, बहुत शाइनी एरिथेमेटिस होता है, नोड्यूल्स होता है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन, अर्ली फीचर्स में तुम्हारा एपिस्टैक्सिस पेडल इडिमा होता है, लेट फीचर्स में ग्लव एंड स्टॉकिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोलाइन फेसिस, ऐसा फेसिस। टिपिकल टाइप्स क्या होता है, डिफ्यूज, इन्फिल्ट्रेटेड, नोड्यूलर, देयर इज सिमेट्रिकल सेंसरी लॉस, फीचर्स ऑफ नर्व डैमेज आर स्लो टू अपीयर, एंड मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है। डिफॉर्मिटीज इन लेप्रोसी बहुत तरह के, लैटरल मैडरोसिस मतलब आईब्रो जो है साइड से हट जाता है, सैडल नोज डिफॉर्मिटी, ये सब नर्व इन्वॉल्वमेंट के कारण, और ये ट्रॉफिक अल्सर्स क्यों होता है, बिकॉज सेंसेशन लॉस होता है, एनेस्थेटिक फुट में बार बार रिपीटेड ट्रॉमा होता है, पेशेंट केयर नहीं लेता है, तो फिर ट्रॉफिक अल्सर हो जाता है। नाउ लेप्रा रिएक्शन क्या है, दो तरह के लेप्रा रिएक्शन होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 बॉर्डर लाइन स्पेक्ट्रम में होते हैं एंड टाइप 2 लेप्रोमैटिस स्पेक्ट्रम में होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एलएल में कभी भी टाइप 1 मत बोलना। नाउ रिमेंबर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, इसको याद रखने का तरीका है कि 1 + 4 = 5 और इधर 2 + 3 = 5, सो टोटल सम जो है ना टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप ऑफ रिएक्शन का सम हमेशा 5 आना चाहिए, तो दिस इज अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी एंड दिस इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी विच इज एन इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स टाइप 1 में यूजुअली एब्सेंट होते हैं एंड टाइप 2 में प्रेजेंट होते हैं। नाउ टाइप 1 और टाइप 2 का इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइप 1 में एग्जिस्टिंग स्किन लेजन्स रेड और टेंडर हो जाते हैं, एंड एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम इज टाइप 2 जिसमें नोडोसम नया इवेनेसेंट नोड्यूल्स होते हैं, बहुत टेंडरनेस होते हैं, तो दोनों में रेड टेंडरनेस है, रिएक्शन मतलब कि साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होंगे। नाउ टाइप 1 में क्या होता है, नर्व इन्वॉल्वमेंट बहुत सीवियर है, ठीक है, जबकि इसमें उतना सीवियर नहीं है, ये एग्जाम में पूछा था। टाइप 1 में ड्रग ऑफ चॉइस इज स्टेरॉइड्स एंड एनएसएड्स दे सकते हैं माइल्ड में, क्योंकि उतना कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी नहीं होता है। टाइप 2 में अपने स्टेरॉइड्स देंगे एंड फिर हम क्लोरोक्विन दे सकते हैं, क्लोफाजिमिन दे सकते हैं, थैलिडोमाइड दे सकते हैं। थैलिडोमाइड का इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट यहीं पे याद रख लो, थैलिडोमाइड क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, इओसिनोफिलिया मिलता है हमें सीबीसी में, एंड टेराटोजेनिक है, तो प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। सो रिमेंबर जो हैंसेन डिजीज का ड्रग्स है, हैंसेन अगर किसी को एमडीटी मिल रहा है तो हम उसको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डिसकंटिन्यू बिल्कुल नहीं करेंगे, अदरवाइज बाद में वो रेजिस्टेंट बन के वापस आएगी। बट थैलिडोमाइड अगर हम उसको रिएक्शन के लिए दे रहे हैं तो नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, बिकॉज इट इज टेराटोजेनिक। बाकी जो भी ड्रग्स हम यूज करते हैं सब कैटेगरी सी ड्रग्स है, प्रेगनेंसी में हम दे रहे हैं क्योंकि डिजीज इज मोर डेंजरस।
ओके, नेक्स्ट लूसियो फिनोमेना, ये भी फिर से एमसीक्यू पॉइंट में बहुत आता है, हमारे देश में से ज़्यादा मैक्सिको में होता है. इट्स डिफ्यूज नॉन नोड्यूलर. नॉन नोड्यूलर मतलब इसका इंपॉर्टेंट वर्ड इज वैस्क्यूलाइटिस. वैस्क्यूलाइटिस मतलब नेक्रोटिक अल्सर्स विद जैक्ड एजेस होते हैं. पैथोजेनेसिस इज ब्लड वेसल्स अंडरगो वैस्क्यूलाइटिस, थ्रोम्बोसिस. फीवर नहीं होता है इसमें जनरली. कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते. एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, सो दिस इज एन एमसीक्यू, इसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है. लेप्रोमिन टेस्ट क्या है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा माइकोबैक्टीरियम लेते हैं, उसका सस्पेंशन बना के पेशेंट को इंटरड्रमली देते हैं और देखते हैं उसका हाइपर सेंसिटिविटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होगा, बाईफेजिक रिएक्शन होता है, फर्नांडिस एंड मित्सटुंडा. तो ये अर्ली है, 72 आवर्स के अंदर आता है और ये 1 महीना में आता है. तो अगर सपोज ये पॉजिटिव हुआ मतलब पेशेंट का सीएमआई बहुत अच्छा है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा हमें एंड बताएगा कि पेशेंट कितना अच्छा लेप्रेसी से फाइट कर सकता है. ये डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल नहीं है. ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट में आ जाते हैं फाइनली. तो ये देखो, ये 4 पैकेट्स है, सरकार ने बनाई है. तो ये याद रखना, जो लूडो का गेम होता है ना, तो हम लोग सबसे अडल्ट को, मल्टीबैसिलरी अडल्ट को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि रेड पैकेट का दवाई, तो रेड एकदम डेंजर अलर्ट रेड, तो ये सबसे अडल्ट और मल्टी, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है. ठीक है, नाउ सबसे कम कॉमनली क्या होता है, पीबी और चाइल्ड. ठीक है, तो दैट इज स्काई ब्लू कलर. ठीक है, पीबी चाइल्ड इज स्काई ब्लू कलर. तो ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं. तो जब सबसे कम डेंजरस इज पीबी और वो भी चाइल्ड. ठीक है, ऐसा याद रख लो. तो स्काई ब्लू कलर. नाउ ये दोनों ऑपोजिट्स हो गए. अब याद रखो कि अगर पीबी अडल्ट हो रहा है देन दैट इज ग्रीन. हाउ टू रिमेंबर पीबी अडल्ट इज ग्रीन? तो ट्रैफिक सिग्नल का याद रखो कि ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट्स होते हैं, रेड और ग्रीन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. एक बार के लिए येलो भूल जाओ. तो दोनों ही अडल्ट के हैं ट्रैफिक सिग्नल के, रेड और ग्रीन. ठीक है, तो ग्रीन इज योर पॉसीबैसिलरी एंड रेड इज योर मल्टीबैसिलरी. ठीक है, पॉसीबैसिलरी स्टिल थोड़ा अच्छा चीज़ है ना, इसीलिए ग्रीन. एंड चाइल्ड में अपने ब्लू कर लिए तो येलो अपना रूल आउट करके आ जाएगा कि मल्टीबैसिलरी चाइल्ड है. वेरी कॉम्प्लिकेटेड. नाउ याद रखना, डैप्सोन इज डेली डोजेस. ठीक है, तो चाइल्ड में अपने 50 देना है, नॉट सीइंग कि वो मल्टीबैसिलरी है कि पॉसीबैसिलरी, और अडल्ट में अपने को 100 देना है. डेली डोज भी, वीकली डोज भी, नॉट सीइंग कि वो मल्टीबैसिलरी है पॉसीबैसिलरी. रिफैम्पिसिन अपने को मंथली देना है. तो ये जो एक दवाई देख रहा है ना, ये रिफैम्पिसिन है, मतलब ये रिफैम्पिसिन नहीं है, सॉरी, ये डैप्सोन है अपना. ये दोनों रिफैम्पिसिन है. ठीक है, तो रिफैम्पिसिन कितना देते हैं अपने, दैट इज चाइल्ड में 450 मिलीग्राम देते हैं एंड अडल्ट में 600 मिलीग्राम देते हैं. ओके, एंड चाइल्ड मतलब 10 to 14 ईयर्स. ठीक है, एंड जो रेड टैबलेट्स दिख रहे हैं मल्टीबैसिलरी में, दैट इज नथिंग बट क्लोफाजिमीन. ठीक है, तो क्लोफाजिमीन का क्या फंडा है कि पॉसीबैसिलरी में क्लोफाजिमीन नहीं देते हैं. तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीबैसिलरी एंड पॉसीबैसिलरी ट्रीटमेंट? दोनों में डैप्सोन और रिफैम्पिसिन सेम है, बट क्लोफाजिमीन सिर्फ और सिर्फ मल्टीबैसिलरी में. चाइल्ड में कैसे देते हैं अपने, फर्स्ट डे में 50 मिलीग्राम इंटू 3, तो ये तीनों क्लोफाजिमीन के टैबलेट्स है. ठीक है, एंड ये दोनों रिफैम्पिसिन हो गया और ये अपना डैप्सोन हो गया. एंड अडल्ट में कैसे देते हैं, 100 मिलीग्राम इंटू 3, तो जो भी 3 टैबलेट्स है ना, दैट इज क्लोफाजिमीन. और एक तरीका है क्लोफाजिमीन के लिए कि ये रेड होते हैं. ठीक है, और पॉसीबैसिलरी में तो क्लोफाजिमीन होता नहीं, तो ये जो रेड टैबलेट्स है ये रिफैम्पिसिन है. एंड वाइट इज वेरी इजी, डैप्सोन. सो वाइट इज ऑलवेज डैप्सोन, वेरी इजी. एंड 3 टैबलेट्स इज ऑलवेज क्लोफाजिमीन, थर्ड लेटर सी, 3 टैबलेट्स क्लोफाजिमीन. और पॉसीबैसिलरी में तो क्लोफाजिमीन होगा नहीं, तो दिस इज रिफैम्पिसिन. तो 2 टैबलेट्स इज रिफैम्पिसिन. ठीक है, तो अडल्ट में 600 है और चाइल्ड में 450, बेसिकली 300 का एक टैबलेट और 150 का एक टैबलेट, दोनों ही मंथली डोज है. एंड क्लोफाजिमीन क्या है कि मंथली डोज भी है और डेली डोज भी है. मंथली डोज अलग है, डेली डोज अलग है. सो ये 3 ड्रग से हमारा एमडीटी बना है. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है. कलर्स भी याद रखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बोला है, बट स्टिल. नाउ लास्टली हमें देखना है कि रिफैम्पिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स है, डैप्सोन के क्या साइड इफेक्ट्स है और क्लोफाजिमीन के साइड इफेक्ट्स क्या है. रिफैम्पिसिन अपना हेपाटोटॉक्सिक है, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ सिक्रीशंस करता है, ये उतना नहीं पूछते हैं. डैप्सोन बहुत पूछते हैं. डैप्सोन में क्या है कि हेमोलाइटिक एनीमिया होता है, इसलिए G6PD लेवल्स हम कर लेते हैं थोड़ा एक बार. ठीक है, मेथ हेमोग्लोबिनीमिया का बहुत रिस्क होता है. अगेन इसमें हेपाटाइटिस का रिस्क है. और सबसे रेयर साइड इफेक्ट इज अग्रैनुलोसाइटिस. तो हमें फर्स्ट वीक में CBC मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस करते रहना है. मेथ हेमोग्लोबिनीमिया तभी करेंगे जब थोड़े सिम्टम्स आ रहे हैं. ठीक है, क्लोफाजिमीन में क्या है कि पेशेंट ना ऑन ट्रीटमेंट पूरा रेड होने लग जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं. और एक
प्रॉब्लम है कि ये लिवर छोड़ के स्टमक के पास गया, ठीक है। पिगमेंटेशन के साथ ही स्किन में ये क्या कर रहा है, इक्थायोसिस कर रहा है। तो स्किन में 2 चीज़ें कर रहा है, इक्थायोसिस एंड पिगमेंटेशन, एंड स्टमक में जीआई डिस्टर्बेंस कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों तो लिवर के हैं ही, साथ ही साथ इसका रिमेंबर कि ये ग्रैनुलोसाइटोसिस एंड मेथहेमोग्लोबिनीमिया करता है, हेमोलाइटिक एनीमिया करता है। ये तीनों के ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफैम्पिसिन का और एक यूज़ क्या है कि सिंगल डोज रिफैम्पिसिन हम मोर देन 2 years एज चिल्ड्रन एंड अडल्ट को दे सकते हैं फॉर केमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ कॉन्टैक्ट्स। एंड क्लोफाजिमीन अपने टाइप 2 रिएक्शन में यूज़ कर रहे थे, एमसीक्यू में पूछता है क्लोफाजिमीन, थैलिडोमाइड, ये सब अपने टाइप 2 रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेटेस्ट क्या है, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी से हमने एक वैक्सीन बनाया जिसको बोलते हैं MW वैक्सीन, जो हम 2 केस में दे सकते हैं, केमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ कॉन्टैक्ट्स या फिर विथ MDT भी दे सकते हैं टू डिक्रीज द बैक्टीरियोलॉजिकल लोड। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।